हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट एचआरएम है तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम एचआरएम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मीनिंग समझते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है। तो देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के अंदर उसके एम्प्लॉयज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी हो और समय के साथ और ज़्यादा इम्प्रूव हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी हो सके। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, एक सिस्टमैटिक सिस्टम है जिसका यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, फिर उसको मैनेज करते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया जाता है कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। फिर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है और एम्प्लॉयज़ को फीडबैक वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, सजेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर सके समय के साथ। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मीनिंग आप समझ चुके हो। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट employees work and contribution align with the company's goals, objectives and overall mission. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन टू, देखो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसका यूज ऑर्गेनाइजेशन इसलिए करती है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मैनेज कर पाए और इंश्योर कर पाए कि जो एम्प्लॉय है वो कंपनी के गोल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है वो काम करे और जो कंपनी का ओवरऑल मिशन है वो कंप्लीट हो पाए। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? पहला, वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करती है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, एम्प्लॉय की स्किल को डेवलप करती है, उसे नॉलेज प्रोवाइड करती है या फिर एम्प्लॉय का जो वर्कलोड है उसे इंक्रीज करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मैनेज करती है। परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको एसेस करती है कि एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया है। फिर उसको फीडबैक दिए जाते हैं ताकि अगर उसकी परफॉर्मेंस को में कोई कमी रह गई हो तो एम्प्लॉय उस फीडबैक की हेल्प से उसे इम्प्रूव कर पाए और फ्यूचर में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाए। साथ के साथ अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, उसकी स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है, तो उसे भी डेवलप जो है वो किया जाता है। ठीक है, बाकी एम्प्लॉय का वर्कलोड इंक्रीज करना ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एक्टिविटी इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जाती है, तो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर नहीं आती है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, सेटिंग क्लियर मेजरेबल परफॉर्मेंस गोल्स। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की स्टार्टिंग ही इस एक्टिविटी से होती है जहां पर हम परफॉर्मेंस गोल सेट करते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए एक यहाँ पर पर्सन है, वो एक मशीन को ऑपरेट करता है, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि इस मशीन से कम एक दिन के अंदर 800 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस होने चाहिए। तो ये बेसिकली हमने परफॉर्मेंस गोल जो है वो सेट किया कि ए पर्सन का परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए। उसके बाद हम रेगुलरली बेसिस पे परफॉर्मेंस रिव्यू करते रहते हैं एम्प्लॉयज़ का और देखते हैं कि एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। उसके बाद एम्प्लॉय एक्टिविटीज़ को माइक्रो मैनेजिंग करना डेली बेसिस के ऊपर, तो ये एक्टिविटी नहीं होती है। यानी कि हम डेली बेसिस के ऊपर एम्प्लॉय की जो एक्टिविटीज़ है उसको मॉनिटर नहीं करते हैं। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होता है क्योंकि इससे तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस खराब ही होती है। उसके बाद प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जहां पर हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ये आपकी की एक्टिविटी नहीं होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर।
उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करती है तो उसे बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। तो इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? पहला है एम्प्लॉय की जो इंगेजमेंट है, मोटिवेशन है, वो इंक्रीज होता है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने के ऊपर। देखो जब हम अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं ना, तो एक एम्प्लॉय का जो इंगेजमेंट है अपने जॉब के साथ वो इम्प्रूव होता है, यानी कि उसको अपना काम पसंद आने लग जाता है और वो मोटिवेट होकर काम करता है। और जब वो मोटिवेट होकर काम करता है, 100% देता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो ये भी एक एडवांटेज है। और जब उसकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, वो जॉब के साथ अच्छा फील कर रहा होता है, तो उसका टर्नओवर भी कम हो जाता है, एब्सेंटिज्म भी कम हो जाता है। तो ये भी एक एडवांटेज है। वर्कलोड एम्प्लॉय के ऊपर इंक्रीज होता है, ये गलत है। क्योंकि देखो जब हम इफेक्टिव तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं ना, तो जो वर्कलोड होता है एम्प्लॉयज के ऊपर, जेन्युइन वर्कलोड, उसे हम कम कर पाते हैं, उसे हम रिड्यूस जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका एडवांटेज नहीं है इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। नेक्स्ट बात करते हैं, द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस: प्लान, डू, रिव्यू एंड रिवाइज। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दीज स्टेजेस? देखो आपका जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल होता है उसके अंदर 4 स्टेजेस होते हैं: प्लान, डू, रिव्यू एंड रिवाइज, जिसके अंदर वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें से कौन सी सी स्टेटमेंट है जो कि इन स्टेजेस के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? पहला देखो, प्लान स्टेज के अंदर हम गोल्स को सेट करते हैं, हम अपने एक्शंस को प्रोटाइज करते हैं कि कौन कौन सी हमारी प्रायोरिटी है, हम कौन कौन से एक्शंस लेने वाले हैं। फिर यहाँ पर इंप्रूवमेंट करने के लिए प्लान्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर ना हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए प्लान बनाते हैं कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस कैसी रहनी चाहिए, उसे हम कैसे यहाँ पर मैनेज करेंगे, ठीक है, और कैसे हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद डू, डू के अंदर जो भी हमने प्लान्स बनाए हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी रिस्क है उसको मैनेज करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रिव्यू के अंदर हम बेसिकली इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, फीडबैक लेते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे जो प्लान्स थे वो कितने इफेक्टिव रहे और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रिवाइज के अंदर हम बेसिकली जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं उनको ही यहाँ पर फॉलो करते हैं और किसी भी तरह के चेंजेस नहीं करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि देखो रिवाइज फेज के अंदर ना जो भी कंडीशंस चेंज हुई होती हैं, जो भी हमने सीखा होता है प्रीवियस एक्सपीरियंस से, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स के अंदर चेंजेस ले आते हैं, ताकि हम चेंजिंग कंडीशंस के अंदर खुद को अडेप्ट कर पाए, ठीक है, खुद को ढाल पाए। तो ये यहाँ पर गलत होगा। तो ये 4 स्टेजेस क्या है? पहले के अंदर हम प्लान करते हैं, दूसरे के अंदर हम प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं, तीसरे के अंदर रिव्यू करते हैं कि प्लान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चौथे के अंदर अगर प्लान काम नहीं कर रहा होता है तो उसके अंदर हम चेंजेस वगैरह जो है वो करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम? तो ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होता है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही। और परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो यही होता है कि किसी भी एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको असेस किया जाए, इवेल्युएट किया जाए और देखा जाए कि एम्प्लॉय अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज भी किया जाए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये सीधा ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेन पर्पस होता है हमारी जो एम्प्लॉय है उसकी जॉब परफॉर्मेंस को असेस करना, इवेल्युएट करना और मैनेज करना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी देखिए, टू डिटरमाइन एम्प्लॉयज सैलरीज एंड बोनसेस ओनली, तो इसके लिए नहीं किया जाता है। हालांकि इसके लिए किया जरूर जाता है, पर सिर्फ इसके लिए किया जाता है वो करेक्ट नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉयज को डिसिप्लिन करना अगर उनकी पुअर परफॉर्मेंस रहती है तो ये आपका आता है। उसके बाद टू असाइन मोर वर्क टू हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज, यानी कि जो हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज है उनको मोर वर्क प्रोवाइड करना, तो ये नहीं आता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर का जो प्राइमरी पर्पज है परफॉर्मेंस अप्रेजल का वो है ऑप्शन सी, कि हमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करना है, इवेल्युएट करना है और मैनेज करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रोसेस क्या रहती है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो इसके अंदर वेरियस स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस का कि हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है वो इस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर जॉब को डिजाइन कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें कुछ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप करने होते हैं कि इस पोजीशन पे रहकर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या रहनी चाहिए, उसे कितना परफॉर्म करना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी। फिर उसके बाद ये जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं यानी कि परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस है,
इन्हें कंसर्न एम्प्लॉय को कम्युनिकेट भी करना होता है कि हमने आपके लिए स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि आपको इतने प्रोडक्ट जो है वो बनाने हैं। फिर उसके बाद जैसे ही एम्प्लॉय काम करना स्टार्ट कर देता है, उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाता है, जिसके लिए हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन देख करते हैं, यानी कि पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट का यूज करते हैं, ऑरल और रिटर्न रिपोर्ट्स का भी यूज करते हैं। फिर उसके बाद ये जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं, जिससे कि हम ये पता लगा पाते हैं कि कहाँ कहाँ पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है और कहाँ कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ग्रोथ का पोटेंशियल है। उसके बाद ये जो अप्रेजल आपने किया उसको एम्प्लॉय के साथ डिस्कस किया जाता है कि आपके ये एरियाज है जहां पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, ये आपके वीक स्पॉट्स एंड डिफिकल्टीज है जिनको आपको इंप्रूव करना है, साथ के साथ अगर कोई पॉजिटिव आउटकम आया तो उसके बारे में भी बताना है। और उसके बाद इनिशिएटिव करेक्टिव एक्शन को इनिशिएट करना होता है, यानी कि जो भी वीक स्पॉट यहाँ पर फाइंड आउट किए जाते हैं उनके लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, जैसे कि कोचिंग, काउंसलिंग, ट्रेनिंग का यूज किया जाता है ताकि एम्प्लॉय की डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोसेस होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो आई होप आपको यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम सर्व। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी? अगर हम उसके एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। हालांकि इसके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। वो क्या होते हैं? पहला, टू इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन अ इन्वेंटरी ऑफ क्वालिटी एंड स्किल्स ऑफ पीपल, आइडेंटिफाई, मीट देयर ट्रेनिंग नीड्स। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने पास टैलेंटेड एम्प्लॉयज को रख पाए, क्योंकि जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं जिनके पास स्किल्स हैं वही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। साथ के साथ अगर कोई ट्रेनिंग नीड्स है, अगर कोई स्किल की कमी है तो उसको भी हम फाइंड आउट जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन द परफॉर्मेंस लिंक इंक्रीमेंट्स एंड प्रोवाइड डाटा फॉर प्रमोशन ट्रांसफर, ये भी करेक्ट है। तो कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको इंक्रीमेंट्स देनी होती है, उनको प्रमोशन देनी होती है। ठीक है, हाई डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है। तो इसके लिए हमें डाटा भी प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। टू मेंटेन इंडिविजुअल ग्रुप डेवलपमेंट फुलफिल देयर एस्पिरेशन बाय शेयरिंग विद देम देयर स्टैंडर्ड ऑफ ऑब्जर्व एंड परफॉर्मेंस, तो जो इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स हैं उनकी डेवलपमेंट करना और उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उनको भी यहाँ पर फुलफिल करना। तो ये सभी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली रिलेटेड है मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बहुत सारे मेथड्स जो है वो अवेलेबल हैं, जिसमें से पहला जो मेथड है वो है आपका यहाँ पर ट्रेट एनालिसिस। Trait analysis focus on evaluating specific traits or characteristics deemed important for a successful job performance. In trait analysis, rating scale for customer service representative, which of the following trait would least likely to be included? देखो, ट्रेट एनालिसिस के अंदर ना हम बेसिकली किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो स्पेसिफिक ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है तो उनके अंदर ना कुछ ट्रेड्स होने चाहिए, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से बातचीत कर पाए। साथ के साथ उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। और साथ के साथ उनके अंदर टीम के साथ में मिलकर काम करने की भी एबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनका होना ज़रूरी है किसी भी एम्प्लॉय के अंदर, अगर वो जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहता है। तो ट्रेड एनालिसिस के अंदर हम यही देखते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी एम्प्लॉय के अंदर है या फिर नहीं है, फिर इसके हिसाब से उनको रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि किसी एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी नहीं है तो उसे 10 में से 5 नंबर मिल गए। किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ट्रेड्स देखे जाते हैं और लास्ट में एक रेटिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और उससे हमें पता लगता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी रही है। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय का एवरेज स्कोर 9 आया तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, किसी का अगर 3 आया तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के अंदर कौन कौन से ट्रेड्स होने चाहिए
वैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ट्रेड्स नहीं भी होगा तो वो चल जाएगा। टेक्निकल नॉलेज ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट, तो देखो ये एक ऐसा ट्रेट है जिसकी जिसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है जब हम किसी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। क्योंकि देखो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को कंपनी के प्रोडक्ट की टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी नहीं है। उन्हें कस्टमर को टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में नहीं बताना होता है, सिर्फ उसे जो मेजर चीजें होती है प्रोडक्ट के बारे में वही बतानी होती है। तो ये बहुत कम इसके ऊपर फोकस किया जाता है, इस ट्रेड के ऊपर। उसके बाद एबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट कस्टमर सिचुएशन, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है। यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कैसे बिहेव करता है, क्या वो उसे हैंडल कर पाता है नहीं कर पाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड है जिसको एनालाइज किया जाता है जब भी हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। उसके बाद क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी ट्रेट है। उसके बाद एंथुसिज्म और पॉजिटिव एटीट्यूड, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कंक्लूड करूं तो देखो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का जब हम ट्रेट एनालिसिस करते हैं तो वहां पर ये एक ऐसा ट्रेट है जिसके ऊपर हम बहुत कम फोकस करते हैं। बाकी ये तीनों इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं जो कि किसी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के अंदर जो है वो होने चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच परफॉर्मेंस इवोल्यूशन मेथड डज द एग्जांपल represent where the evaluator must choose between employee consistently meet deadlines and employee occasionally misses the deadlines। ठीक है, तो देखो एक ऐसा परफॉर्मेंस इवोल्यूशन मेथड या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड जहां पर जो इवेल्युएटर होता है जो कि यहाँ पर इंप्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहा होता है, उसे फोर्स किया जाता है कि आपको दो दो स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट को चूज करना होगा जो कि यहाँ पर इंप्लॉय की परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेगा। जैसे यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स है कि जो इंप्लॉय है वो अपने डेडलाइन को कंसिस्टेंटली मीट कर रहे हैं, और दूसरी स्टेटमेंट है कि जो इंप्लॉय है वो कभी कभी अपने डेडलाइन को मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इवेल्युएटर है उसको इन दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट जो है वो चूज करनी पड़ेगी, और वही स्टेटमेंट इंप्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट जो है वो करेगा, इंप्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताएगा। तो ये कौन सा मेथड है, ट्रेट एनालिसिस, फोर्स चॉइस मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या फिर पेन पोर्ट्रेट? फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फोर्स चॉइस मेथड इज अ करेक्ट आंसर। फोर्स चॉइस मेथड इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद आपका जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है ना, इसके अंदर जो इवोल्यूटर होता है उसको फोर्स किया जाता है कि सभी इंप्लॉयज में से कुछ परसेंटेज को आपको हाईली, मतलब कि यहाँ पर ना इवेल्युएटर को बोला जाता है कि आपको एम्प्लॉयज की बेसिकली कैटेगरीज बनानी है। यानी कि कुछ एम्प्लॉयज को आपको हाई परफॉर्मेंस में डालना है, कुछ एम्प्लॉयज को एडुकेट परफॉर्मेंस में डालना है, कुछ एम्प्लॉयज को आपको लो परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो डालना है। जैसे मान के चलिए इवेल्युएटर को हमने बोला कि आपको 20% एम्प्लॉयज फाइंड आउट करने जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, 20% ऐसे जिनकी परफॉर्मेंस गुड रही है, 20% ऐसे जिसकी एडुकेट है, 20% ऐसे जिसका एवरेज परफॉर्मेंस रही है, और 20% ऐसे जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। तो इवेल्युएटर जो है एम्प्लॉयज को फाइंड आउट कर रहा है और उनको जबरदस्ती इन कैटेगरीज में डाल रहा है। तो वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है। पेन पोर्ट्रेट के अंदर एक रिटन स्टेटमेंट बनाई जाती है, एक ऐसे कह सकते हो कि एक रिटन फ्रेज जो है वो टाइप किया जाता है जिसके अंदर हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बताते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए मैनेजर कीप्स अ लॉग ऑफ इंसिडेंट्स सच एज एम्प्लॉय सक्सेसफुली रिजॉल्व अ कस्टमर कंप्लेंट लीडिंग टू अ पॉजिटिव कस्टमर रिव्यू, एम्प्लॉय मिस सेवरल प्रोजेक्ट डेडलाइंस causing delays during the performance appraisal. These incidents are discussed as a concrete examples of employee performance. This represent which method of performance appraisal? ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है कि एक मैनेजर जो है वो क्रिटिकल इंसिडेंट्स को अपने पास रिकॉर्ड करके रख रहा है। जैसे कि जो एम्प्लॉय है उसने कस्टमर कंप्लेंट को बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया जिससे कस्टमर ने एक पॉजिटिव रिव्यू दिया। उसके बाद एम्प्लॉय ने सेवरल प्रोजेक्ट डेडलाइंस को मिस कर दिया जिसकी वजह से डिले हो गई, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाए। अब ये जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स हैं इनको डिस्कस किया जा रहा है और इनसे ही हम किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं। जैसे कि ये जो पहला वाला एम्प्लॉय है इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, इससे कंपनी को बहुत बेनिफिट हुआ है, और दूसरा वाला जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है, ये आपका फोर्स चॉइस मेथड है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है, या फिर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स है? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। फोर्स चॉइस मेथड है ये,
फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है, या फिर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ 360 डिग्री अप्रेजल? जो ये 360 डिग्री अप्रेजल होता है, इसको कौन सी स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करिए? सबसे पहले 360 डिग्री अप्रेजल होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो 360 डिग्री अप्रेजल के अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर जो है वो किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। मतलब कि 360 डिग्री अप्रेजल के अंदर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को हर तरीके से जो है वो इवेल्युएट किया जाता है। एक क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक यहाँ पर सबॉर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक आपके पीयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि आप देख सकते हो कि मल्टीपल स्टेक होल्डर जो है वो मिलकर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं। तो ये जो मेथड है वो 360 डिग्री अप्रेजल होता है, मतलब कि चारों तरफ से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। तो पहली स्टेटमेंट देखो, इवोल्यूशन कंडक्टेड बाय एम्प्लॉयज डायरेक्ट सुपरवाइजर ओनली, कि डायरेक्ट सुपरवाइजर ही सिर्फ यहाँ पर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन करे, तो ये गलत है। परफॉर्मेंस रिव्यू दैट गैदर्स फीडबैक फ्रॉम मल्टीपल स्टेक होल्डर अराउंड एम्प्लॉय, तो बिल्कुल करेक्ट है। एक ऐसा परफॉर्मेंस रिव्यू जहां पर हम मल्टीपल स्टेक होल्डर से पूछते हैं, रिव्यू लेते हैं, फीडबैक लेते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर रही है। उसके बाद देखो सेल्फ असेसमेंट बेस्ड ऑन एम्प्लॉयज ऑन परसेप्शन ऑफ देयर परफॉर्मेंस, तो ये गलत है। उसके बाद पीयर टू पीयर रिव्यू सिस्टम वेयर एम्प्लॉयज अनोमसली इवैल्यूएट ईच अदर, तो ये भी यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन बी इज आ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ 360 डिग्री अप्रेजल एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज असेस्ड बाय 6 पार्टीज नेमली। देखो 360 डिग्री अप्रेजल के अंदर ना एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको 6 पार्टीज के द्वारा असेस किया जाता है। वो 6 पार्टीज कौन है? सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट, इमीडिएट सुपरवाइजर, पीयर्स, सबॉर्डिनेट, सेल्फ एंड कस्टमर और क्लाइंट्स, या फिर इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, वेंडर, सेल्फ शेयर होल्डर्स, या फिर बोर्ड ऑफ मेंबर, डिपार्टमेंट हेड, टीम लीडर, सप्लायर, सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, एक्सटर्नल ट्रेनर्स, कंपटीटर, इन्वेस्टर्स, सेल्फ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लग रहा है? मैं आपको यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है? वो 6 पार्टीज के क्या नाम है? फटाफट से बताइए इस चैट बॉक्स में अपना अपना आंसर। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। टॉप मैनेजमेंट जिसके अंदर आपके मैनेजर्स आ जाते हैं, ठीक है। इमीडिएट सुपरवाइजर जो आपका सुपरवाइजर है। पीएस बेसिकली आपके जो कलीग्स है जो आपके साथ में काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो पीयर्स है वो आपको बता सकते हैं कि जब टीम मीटिंग की जाती है तो आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, आप टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सुबोर्डिनेट जो है, जो आपके अंडर काम कर रहे होते हैं, वो आपको आपकी लीडरशिप के बारे में बता सकते हैं कि आपकी लीडरशिप कैसी है, आप कैसे टीम को लीड कर रहे हो, आप अच्छे तरीके से लीड कर रहे हो या फिर नहीं। सेल्फ हम खुद के बारे में भी अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है या फिर नहीं रही है। और कस्टमर और क्लाइंट जिनके साथ आप डील करते हो वो भी आपको बता सकते हैं कि आपने कस्टमर के साथ कैसे यहाँ पे जो है वो डील किया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश अप्रेजल बार इंट्रोड्यूस when the employee performance is measured, analyze target the set in the first appraisal, and after a short period his her performance is measured again. Proper feedback and guidance is given to ensure that the employee achieves the target। ठीक है, तो देखो वैसे तो थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 720 डिग्री अप्रेजल। अगर आप 360 को ऐड करो तो ये कितना बन रहा है? देखो 3 आपका 600 हो गया, प्लस 60 तो 120, तो ये आपका 720 हो गया। यानी कि 720 अप्रेजल में आप दो बारी 360 डिग्री अप्रेजल करते हो। अब पहली बार आपने जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को अप्रेज किया, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया, एनालाइज किया, उसके लिए एक टारगेट सेट किया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से उसकी परफॉर्मेंस को असेस किया गया, एनालाइज किया गया, फिर से उसको फीडबैक दिया गया और एक नया टारगेट जो है वो सेट किया गया। तो ये आपका 720 डिग्री अप्रेजल होता है। इसका यूज इसीलिए किया जाता है ताकि हम कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस कर पाए, ठीक है, ताकि ज्यादा देर ना हो जाए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फीडबैक गिव टू एम्प्लॉयज फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट?
तो जब हम किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, तो हम ना उनको फीडबैक देते हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ना वो फीडबैक जो है वो इस तरीके से दिए जाने चाहिए कि एम्प्लॉय जो है वो डीमोटिवेट भी ना हो और उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाए। तो उसके लिए कुछ गाइडेंस होती है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जो फीडबैक है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि वाक़ई में एम्प्लॉयी की परफ़ॉर्मेंस जहाँ पर खराब होगी, उसको उसके रिगार्डिंग जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करना, ताकि वो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सके। सब्जेक्टिव अगर रहेगा, सब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है कि हम अपना ओपिनियन देते हैं। हमारा ओपिनियन मायने नहीं रखता, बल्कि एक्चुअली में बंदे ने कहाँ पर कमी छोड़ी है, यानी कि एक्चुअली में एम्प्लॉइज़ की परफ़ॉर्मेंस कहाँ पे खराब हुई है, हमें उसके रिगार्डिंग फीडबैक प्रोवाइड करना है, और हमारा क्या मानना है वो मायने नहीं रखता। तो फीडबैक हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और इस तरीके से एम्प्लॉयी को देना चाहिए कि उसकी परफ़ॉर्मेंस फ्यूचर के अंदर इंप्रूव हो। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और फीडबैक जो है वो हमेशा सजेस्टिव होना चाहिए। सजेस्टिव का मतलब है कि आप सामने वाले पर्सन को सजेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ना कि ये बता रहे हो कि आप गलत हो और मैं सही हूँ। जैसे अगर आप किसी 2 बंदे जैसे अगर मान के चलिए आपका कोई दोस्त है, वो आपसे कुछ पूछ रहा है, ठीक है? तो वहाँ पर आपको सजेशन देना होता है कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है? आपको वहाँ पर उसको ये नहीं बोलना होता है कि नहीं, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप गलत हो जाओगे, तो ऐसा आपको सजेशन प्रोवाइड करना है कि आप यहाँ-यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में भी बताना है कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग करोगे तो और बेहतर हो जाओगे। और जो सुपीरियर है वो फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच को अडॉप्ट करेगा, नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये गलत है। जो सुपीरियर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का यूज़ करे। यानी कि उसका जो मेन फोकस है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर हो, ना कि फॉल्ट को फाइंड आउट करने में। कई सुपरवाइज़र क्या होता है कि वो सामने वाले बंदे के फॉल्ट को ही फाइंड आउट करते रहते हैं कि तूने ये गलती की, तूने ये गलती की, तेरे को ये ऐसे करना चाहिए था। पर नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, बंदा है, उससे गलतियाँ हो गई। आपने सिर्फ़ उसको बताना है कि ये जो गलतियाँ हैं वो आगे से ना हो, और इसके लिए आप ये काम कर सकते हो, ताकि प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओ। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। उसके बाद एम टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अप्रेजल, नॉट टू क्रिटिसाइज हिम, ये भी करेक्ट है कि जो फीडबैक आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, उसका एम है कि आपको एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, ना कि उसे क्रिटिसाइज करना है। यानी कि उसको नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि उसे बताना है कि आप यहाँ यहाँ पर लैग कर रहे हो, इसको इम्प्रूव कर लीजिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल इम्प्रूव हो जाए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट जो है वो फीडबैक के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपिटेंस रेफर्स टू पोजेशन ऑफ नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज, क्वालिटीज needed to perform a particular task, function, role effectively. what does what is core competence? सबसे पहले अगर हम competence की बात करें, competence क्या होती है? देखो, कोई भी काम हो उसको करने के लिए कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ती है, कुछ क्वालिटीज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको अपना काम करने के लिए उसके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए। जैसे कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है? साथ के साथ लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर जो है वो होनी चाहिए। और जब ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर हैं, तो हम कहेंगे कि उसके पास कॉम्पिटेंस है, यानी कि किसी काम को करने की जो स्किल्स हैं वो उसके पास है, यानी कि वो इस काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म जो है वो कर पाएगा। जैसे नॉर्मली देखो, बैंक की एग्जांपल देता हूँ, तो हम जब बैंक जाते हैं तो सामने जो कैशियर बैठा होता है, तो हम मान के चलते हैं कि कैशियर को अपना काम करना आता है, यानी कि उसको जो स्किल्स की जरूरत है वो स्किल्स उसके पास है। तभी तो हम उसके ऊपर भरोसा करके अपने पैसे को उसे दे देते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो एम्प्लॉय है, उसकी वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर भी वो स्किल्स होनी चाहिए जो कि उस काम को करने के लिए जरूरी है। अब क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा था कि कोर कॉम्पिटेंस यहाँ पर क्या होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कोर कॉम्पिटेंस बेसिकली कंपनी की कुछ यूनिक स्ट्रेंथ होते हैं, यूनिक स्किल होती है, टेक्नोलॉजी होती है जो कि उसे अपने कंपटीटर से अलग करती है और उनको एक कंपिटिटिव एडवांटेज भी प्रोवाइड करती है, जिससे कंपनी की लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रोथ होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। जैसे देखो, बड़ी कंपनी को उठा लो, चाहे गूगल उठा लो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट उठा लो, चाहे आप इन्फोसिस उठा लो, कोई भी उठा लो, तो इनकी ना कुछ खासियत है, और वो जो खासियत है वो उनको बाकियों से अलग करती है, ठीक है? और वो खासियत इनको ग्रो करने में भी जो है वो हेल्प करती है।
तो वो जो खासियत है, वो जो क्वालिटी है, वो जो टेक्नोलॉजी है, उसको ही हम कोर कंपिटेंस जो है वो कहते हैं। बाकी ऑप्शन देख लो, ये कंपनी की ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज होती है, एवरेज स्किल्स होती हैं, जो कि कंपिटिटर के ऑफरिंग को मिमिक करती है और कंपिटिटिव एडवांटेज को हिंडर करती है, रोकती है और लॉन्ग टर्म सक्सेस को भी रोकती है, तो ये गलत है। बाकी ऑप्शन भी आपके यहाँ पर जो है वो गलत ही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डज कंपिटेंसी मैपिंग प्राइमली इन्वॉल्व। तो ये जो कंपिटेंसी मैपिंग होती है, इसके अंदर क्या किया जाता है, तो देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका जो एम्प्लॉय है वो कंपिटेंट हो। कंपिटेंट होने का मतलब है उसके अंदर वो स्किल्स हो जो कि काम को करने के लिए जरूरी हैं। जैसे अगर आप एक अकाउंटेंट को हायर कर रहे हो, तो आप इंश्योर करोगे कि अकाउंटेंट के पास अकाउंटेंसी की नॉलेज है और वो अपना काम सही तरीके से कर पाएगा। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग के अंदर हम बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक जॉब या फिर रोल के साथ रिलेटेड जो भी कंपिटेंसीज हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको हम डिफाइन करते हैं कंपिटेंसी मैपिंग के अंदर, ताकि हम किसी भी पर्सन को हायर करने से पहले चेक कर लें कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो उसके पास है या फिर नहीं है। उसके बाद असेसिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल विद एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये गलत है, ये कंपेटेंसी मैपिंग के अंदर नहीं आता। उसके बाद इंप्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेड इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये भी नहीं आता है। कंडक्टिंग मार्केट एनालिसिस फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये भी नहीं आता। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो रहेगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एचआरएम की सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको सारा का सारा जो एचआरएम का सिलेबस है वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री ई पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिससे आप एचआरएम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो। हमारे वीडियोस की जो ड्यूरेशन होती है वो काफी कम होती है, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में पूरे एचआरएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप हमारे कोर्स को फटाफट से यहाँ पर एनरोल कर लीजिए, हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन आईवीएफ एग्जाम मिल जाएगी। और अगर आप एक एप्पल यूजर हो तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है और वहां पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन आईवीएफ मिल जाएगी, और इस ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अभी अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हो तो आपको कई सारे डिस्काउंट ऑफर्स मिल जाते हैं, जो कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही अवेलेबल है। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। कोर्स से रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका जो नंबर है वो है 8360944207। और इस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप हमसे बातचीत कर सकते हो, डिस्काउंट के बारे में पूछ सकते हो, कोर्स डिटेल्स पूछ सकते हो, हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को तो जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेंसी मैपिंग। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग के अंदर एम्प्लॉय की कंपिटेंसी प्रोफाइल के अंदर इसमें से कौन सी ऐसी चीजें जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। पहला देखो, स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज रेलिवेंट टू द जॉब। अगर किसी जॉब के लिए आप हायर कर रहे हो तो उसके जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो टेक्निकल नॉलेज है वो एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए, तो ये तो इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, तो ये तो होने ही चाहिए, इसके अलावा काम नहीं चलने वाला। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, मैनेज टाइम एफिशिएंटली, ये भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारी चीजें हम यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर जो है वो इंक्लूड करते हैं, यानी कि ये सारी चीजें एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए और तभी हम एम्प्लॉय को कॉम्पिटेंट जो है वो मानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सबसे पहले हम यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मीनिंग समझेंगे, ये क्या होता है। देखो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कुछ मैट्रिसेस होते हैं, कुछ यहाँ पर मैट्रिसेस होते हैं जो कि हमें बताते हैं किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही। जैसे अगर आपको किसी कंपनी की परफॉर्मेंस का पता लगाना हो, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, तो आप उसका प्रॉफिट और लॉस चेक करते हो कि उसने कितना प्रॉफिट और लॉस कमाया। तो ऐसे ही अगर आप किसी इंप्लॉय की परफॉर्मेंस को एसेस करना चाहते हो तो वहां पर आप कुछ यहाँ पर मैट्रिसेस के ऊपर जो है वो फोकस करते हो, और उन मैट्रिसेस को ही हम पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो कहते हैं। अब कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन करिए, पहला सब्जेक्टिव रेटिंग्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, या फिर एक स्टैंडर्डाइज मैट्रिसेस होते हैं जो कि यहाँ पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और ये स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं।
या फिर ये क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस टुवर्ड द गोल्स, इसे हम कहते हैं, या फिर आर्बिट्रेरी मैट्रिसेस यूज्ड विदाउट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बेसिकली कुछ स्टैंडर्डाइज मैट्रिसेस होते हैं जिनको हम मेजर करके किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, और ये स्पेसिफिक होते हैं और मेजरेबल होते हैं। इसको हम नंबर्स की फॉर्म में भी मेजर जो है वो कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट हो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डिस्ट्रीब्यूशंस क्वांटिफाइएबल केपीआई फ्रॉम द क्वालिटी ओरिएंटेड केपीआई। देखो, हमारे ये जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्वांटिफाइएबल और एक होता है क्वालिटी ओरिएंटेड केपीआई। क्वांटिफाइएबल केपीआई ऐसे केपीआईज होते हैं जिनको हम नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉय ने सेल्स यहाँ पर कितनी की है, ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कितनी कंप्लेंट जो है वो कस्टमर की सॉल्व की है, ये आपके क्वांटिफाइएबल केपीआईज हैं। इनको हम नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। क्वालिटी ओरिएंटेड केपीआई बेसिकली क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, आप इसे नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, एम्प्लॉय की एक्सीलेंस क्या है, ये आपके क्वालिटी ओरिएंटेड केपीआईज के अंदर आ जाते हैं। तो क्या इन्हें एक दूसरे से अलग करता है? पहला देखो, क्वांटिफाइएबल केपीआई जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, वाइल क्वालिटी ओरिएंटेड केपीआई जो है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ये गलत है क्योंकि ये उल्टा है। क्वांटिफाइएबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और क्वालिटी ओरिएंटेड केपीआई जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं। क्वांटिफाई केपीआई आर ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल नंबर्स और स्पेसिफिक यूनिट्स, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद वाइल क्वालिटी ओरिएंटेड केपीआई असेस एक्सीलेंस इन द प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, तो ये ऑप्शन भी आपको सही लग रहा है। तीसरी ऑप्शन भी देख लीजिए, क्वांटिफाइएबल केपीआई प्योरली क्वालिटेटिव वाइल क्वालिटी ओरिएंटेड केपीआई क्वांटिटेटिव, तो ये गलत है। क्वांटिटेटिव केपीआईज आर सब्जेक्टिव, वेरी बाय डिपार्टमेंट, वाइल क्वालिटी ओरिएंटेड केपीआई स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस कंफ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस के अंदर कंफ्लिक्ट का क्या मतलब होता है? तो देखो, जब एम्प्लॉयज या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के बीच में किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो उसी को हम कंफ्लिक्ट कहते हैं। जैसे एक मान के चलिए कि एक ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन है, ठीक है, दोनों साथ में मिलकर एक टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया है। ए को लगता है कि जो एक्स मेथड है उससे हम इस टास्क को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, और बी को लगता है वाई मेथड से जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, और ये आपस में लड़ रहे हैं, डिस्प्यूट हो रहा है। तो इसी को हम यहाँ पर कंफ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट, एक कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिसएग्रीमेंट और डिवर्स ओपिनियन, तो ये कंफ्लिक्ट नहीं है। ए हार्मोनियस कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट विद नो फ्रिक्शन, तो ये भी गलत है। डिसएग्रीमेंट डिस्प्यूट डिफरेंसेस दैट अराइज बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, तो ऑप्शन सी सही लग रहा है। मैनेजमेंट डिसीजंस इम्पोज्ड ऑन एम्प्लॉयज विदाउट एनी डिस्कशन, तो ये गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो आपके इंडिविजुअल्स हैं और जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उन्हीं को हम कंफ्लिक्ट कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू कंफ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस के अंदर कंफ्लिक्ट को कंट्रीब्यूट करने के लिए कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, मतलब एक वर्क प्लेस के अंदर किन फैक्टर्स की वजह से कंफ्लिक्ट अराइज होता है। सबसे पहले, डिफरेंसेस पर्सनालिटीज गोल्स वैल्यूज वर्किंग स्टाइल। देखो, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आते हैं। जैसे कोई साउथ से आता है, कोई नॉर्थ से आता है, कोई विलेज एरिया से आता है, कोई शहरी इलाके से आता है। तो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, गोल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वर्किंग स्टाइल होते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफर करते हैं, जिनकी वजह से डिस्प्यूट होता है। उसके बाद ना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, देखो ये मेरे ख्याल से मेन रीजन है। देखो, पर्सनैलिटीज गोल्स वैल्यूज डिफर कर रही है, वो तो है, वो तो होगा ही होगा, पर जो मेन रीजन होता है कॉन्फ्लिक्ट का वो होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हो ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। देखो, बड़े बड़े जो मसले हैं वो कभी भी युद्ध से सॉल्व नहीं होते, वॉर से सॉल्व नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वॉर के अंदर तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, वहां पर एक दूसरे की बात को सुना नहीं जा रहा है। और जब वॉर से लोग थक जाते हैं तो वो बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन करने से, बातचीत करने से बड़े मसले सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपका वर्किंग स्टाइल डिफर है, वैल्यूज डिफर करते हैं, कोई बात नहीं,
पर अगर आप साथ में बैठ के एक दूसरे की बात को सुनते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हो, एक दूसरे की वैल्यूज का सम्मान करते हो, तो कन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। ठीक है? उसके बाद है कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज और रिकॉग्निशन, ये भी एक रीजन है। पर देखो, ये आप ऐसा कहिए कि जैसे किसी पर्सन को दूसरे पर्सन से जलन हो गया। जैसे देखो, एक पर्सन है वो चाहता है कि मेरी प्रमोशन हो, दूसरा पर्सन चाहता है कि मेरी प्रमोशन हो, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को सही साबित करने की कोशिश करे, पर ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक गेम थी कॉलेज के अंदर, जब मैं पढ़ता था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो वहां पर क्या हुआ, एक आदमी आया, उसने 10 लोगों को पकड़ा और उसे बोला कि उनको एक 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 गुब्बारा फुलाकर जो है वो दे दिया, और उनको बोला कि लास्ट में जिसके पास गुब्बारा बच गया वो जीत जाएगा। ठीक है? अब देखो, उनके पास ऑप्शन थी कि वो 10 के 10 साथ में जीत सकते थे, क्योंकि उसने ये नहीं बोला था कि कितने लोग जीतेंगे। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की बिना सोचे समझे, और उन्होंने एक दूसरे के गुब्बारे को फोड़ने की कोशिश की, और लास्ट में कोई भी नहीं जीता, क्योंकि सबने सबके गुब्बारे फोड़ दिए। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया था 10 मिनट का, तो उसमें सभी ने फोड़ दिए, तो कोई भी नहीं जीता। तो यहाँ पर जब रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है, रिकॉग्निशन के लिए, तो इसकी वजह से कंफ्लिक्ट तो अराइज होता है, पर वो सही कंफ्लिक्ट नहीं है, मतलब कि वो आप कह सकते हो कि वैलिड कंफ्लिक्ट जो है वो नहीं है। यहाँ पर वैलिड कंफ्लिक्ट हो सकता है, पर ये सही तरीका यहाँ पर नहीं है। अगर इसकी वजह से कंफ्लिक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप में कोई कमी है। उसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग टीम कोहेशन, तो ये तो बेसिकली देखो कंफ्लिक्ट को कम करते हैं, ये कंफ्लिक्ट को बढ़ाते नहीं है बल्कि कंफ्लिक्ट को कम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैल्यू सिस्टम्स आर फंडामेंटल बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल दैट गाइड आवर थॉट, डिसीजन, एक्शंस। दे शेप हाउ वी व्यू द वर्ल्ड एंड इंटरेक्ट विद अदर्स. When people hold different values, conflict can arise, especially if those values clash specific situation. Which of these scenario best demonstrate conflicting arising from difference in value system? जैसे यहाँ पर देखो, एक रीजन है ना कि वैल्यू सिस्टम में अगर वैल्यूज के अंदर डिफरेंस है तो उसकी वजह से कंफ्लिक्ट आ रहा ही होता है। ये जो वैल्यू सिस्टम होता है ना, ये फंडामेंटल बिलीव्स होते हैं किसी भी पर्सन के, और इन वैल्यूज से ही एक पर्सन जो है वो वर्ल्ड को देखता है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है और सही गलत का डिसीजन लेता है। ठीक है? अब देखो, वैल्यू में डिफरेंट आने की वजह से कंफ्लिक्ट अराइज होते हैं, तो कौन सी सिचुएशन है जो कि अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करेगी कि जो कंफ्लिक्ट अराइज हुआ है वो वैल्यू सिस्टम के अंदर डिफरेंस की वजह से हुआ है? पहला, टू कलीग्स डिसएग्रीइंग ऑन द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्विंग अ टेक्निकल प्रॉब्लम। दो कलीग्स डिसएग्री कर रहे हैं कि उन्हें टेक्निकल प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व करना है। एक कह रहा है कि ए मेथड, एक कह रहा है बी मेथड, और डिसएग्री कर रहे हैं। या फिर एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिंग टू अ कंपनी पॉलिसी बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस बिलीफ। तो जो एम्प्लॉय है वो कंपनी पॉलिसी को ऑब्जेक्ट कर रहा है रिलीजियस बिहेव के केसेस के ऊपर, या फिर जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय को क्रिटिसाइज कर रहा है टू कैजुअली होकर ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए। या फिर एक टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही है रीच्ड अ सेंसस ड्यू टू ऑपोजिंग ओपिनियन ऑन प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। यहाँ पर एक पर्सन रिलीजियस बिलीफ की वजह से कंपनी की पॉलिसी को ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो कंपनी के साथ उसका ये जो डिस्प्यूट हो रहा है वो वैल्यू सिस्टम में डिफरेंस आने की वजह से हो रहा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Dash see conflict as a natural, potentially positive for growth and innovation when addressed constructively. It not always negative or easily eliminated. ऑप्शन है ह्यूमन रिलेशन एक्सपर्ट्स, या फिर ट्रेडिशनलिस्ट, या फिर इंटोग्रेनिस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डैश मतलब कि कौन मानते हैं कि जो कंफ्लिक्ट है वो नेचुरल है, पोटेंशियली पॉजिटिव है, और इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ही होती है, इनोवेशन को बढ़ावा ही मिलता है। ह्यूमन रिलेशन एक्सपर्ट्स, ट्रेडिशनलिस्ट, या फिर इंटोग्रेनिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है ह्यूमन रिलेशन एक्सपर्ट, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ह्यूमन रिलेशन एक्सपर्ट आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? किसी भी तरह का डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, डैश सी कन्फ्लिक्ट एज अ नेचुरल एंड पोटेंशियली पॉजिटिव फॉर ग्रोथ एंड इनोवेशन व्हेन एड्रेस कंस्ट्रक्टिवली इट इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव और इजीली एलिमिनेटेड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंटोग्रेनिस्ट इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि इनका मानना है कि जो कन्फ्लिक्ट है वो नेचुरल है, आप इसे कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हो, पर अगर आप कन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हो तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं पड़ता बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और कन्फ्लिक्ट से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होती है। कैसे? तो देखो, जब दो पार्टीज या फिर ग्रुप के अंदर कन्फ्लिक्ट होता है तो वो एक दूसरे को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उन्हें दूसरे पक्ष की बात को भी सुनना पड़ता है। और जब दो पार्टीज आपस में एक दूसरे के ओपिनियन को शेयर करते हैं, सुनते हैं, तो एक नया तरीका निकल कर आता है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, तो इससे इनोवेशन भी जो बढ़ता है। तो इंटेग्रनिस्ट इज द करेक्ट आंसर। जो ट्रेडिशनलिस्ट है वो कन्फ्लिक्ट को नेगेटिव मानते हैं, यानी कि वो मानते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है उसका हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है, और इसे हमें यहाँ पर अवॉइड करने की जो है वो ज़रूरत होती है। किसी भी कीमत पे हमें यहाँ पर इसे अवॉइड जो है वो करना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े। उसके बाद ये जो ह्यूमन रिलेशन एक्सपर्ट्स होते हैं ये भी मानते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है वो पॉजिटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली लोगों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। और ये मानते हैं कि हम कन्फ्लिक्ट को अवॉइड तो नहीं कर सकते, पर उसे हम मैनेज जरूर जो है वो कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वहाँ पर डिस्कस किया है। तो आई होप ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गए तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर हम यहाँ पर आज के लेक्चर को कंक्लूड करें, एक समरी प्रिपेयर करें, तो सबसे पहले हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मीनिंग समझा था। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मैनेज करती है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो एम्प्लॉयज़ है वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए जो है वो काम करे, ना कि अपने पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए काम करे। यानी कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो कंपनी के गोल्स जो है वो होने चाहिए। ठीक है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे पहले एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को असेस करती है, इवैल्यूएट करती है, फिर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है, जो भी आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रहता है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके बारे में एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि वो इम्प्रूवमेंट जो है वो कर सके। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बहुत सारे यहाँ पर मैथड्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैथड्स हमने डिस्कस किए, जो कि आपके ट्रेड एनालिसिस आ गए, क्रिटिकल इंसिडेंट्स एनालिसिस यहाँ पर जो है वो आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस के अंदर हम जो किसी जॉब को परफॉर्म करने के जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं, और उससे हम किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट के अंदर जो क्रिटिकल इंसिडेंट परफॉर्म करता है एम्प्लॉय, उसे रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसके हिसाब से पता लगाया जाता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी रही है, अच्छी रही है या फिर बुरी रही है। ठीक है, उसके अलावा 360 डिग्री अप्रेजल, 720 डिग्री अप्रेजल, उसके बारे में हमने डिस्कस जो है वो कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली हमारी जो क्लास थी वो सीआईबी के इलेक्टिव सब्जेक्ट एचआरएम के रिगार्डिंग थी। आप सभी को पता होगा कि आपके यहाँ पर सीआईबी के अंदर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इजी सब्जेक्ट माना जाता है और ज़्यादातर स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं वो आपका एचआरएम ही है, और वाकई में काफ़ी ईजी है, सिंपल सी बातें हैं। तो अगर आप एचआरएम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये सेशन आपको बहुत बेनिफिट जो है वो पहुंचाएगा। और हम रेगुलरली बेसिस पे सीआईबी के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उनके सेशंस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो लेकर आते रहेंगे। आपको बस इन सेशंस को अच्छे तरीके से जो है वो अटेंड करना रेगुलर बेसिस के ऊपर। इनको अटेंड करने के लिए सिर्फ आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को दबाना है, ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले जो है मिल सके। एचआरएम के अलावा हमारे जो बाकी के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके रूरल बैंकिंग हो गया, आपकी सेंट्रल बैंकिंग हो गया, ठीक है, आईटी एंड आईटी टेक्नोलॉजी हो गया, उसके रिगार्डिंग भी हम क्लासेस जो है वो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। क्योंकि देखो, लाइक एंड सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, पर हमारे लिए बहुत मायने जो है वो रखता है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोर्सेज को जरूर एनरोल कर लेना, जहां पर आपको एचआरएम का पूरा सिलेबस कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है। क्योंकि देखो, अगर आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो
तो सिर्फ इन क्लासेस से काम नहीं चलने वाला, आपको पूरा सिलेबस कवर करके जाना होगा, जिसके लिए हमारा कोर्स आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वहाँ पर सारा सिलेबस वीडियोस की फॉर्म में कवर किया हुआ है, जिनको आप आसानी से गो थ्रू करके प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और ई पीडीएफ नोट्स भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं, जिससे आप आसानी से रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा। और कोर्स की डिटेल्स चाहिए तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नंबर है 8360944207, और इसके ऊपर हमें मैसेज कर दीजिएगा एचआरएम लिखकर सिलेबस डिटेल्स, तो हम आपको पूरा कोर्स की डिटेल जो है वो सेंड कर देंगे। अभी हमारे कोर्सेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे हैं, अप टू 82% तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, ताकि ये ऑफर आपके यहाँ से निकल ना जाए। और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो उसके बारे में ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में जो है लिख दीजिएगा, और मेरे कोर्स को भी ज़रूर एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि सारा एचआरएम मैंने ही जो है वो कवर करवाया है। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।